ना दोस्त थोड़े लगाता है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। घर में लड़ाई झगड़ा बंद करिए भाई। लड़ाई करनी ही है तो अकाउंट्स के साथ करिए ना। कितना लड़ाई करना है करिए, उसमें इतने सारे टर्म्स हैं। चलिए तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हमारा लास्ट टॉपिक खत्म हुआ था प्रॉफिट पे ना। प्रॉफिट का डेफिनेशन आप लोगों ने लिखा क्या? हैव यू रिटन द डेफिनेशन फॉर प्रॉफिट? आकांक्षा कुमारी, हेलो, आर यू गेटिंग माई वॉइस और नॉट? यस मैम। कल हम लोगों ने प्रॉफिट लिखा था ना, नहीं लिखा था? हम लोग कल एक टर्म लिख रहे थे प्रॉफिट। कल हम लोगों ने रेवेन्यू रेसिट पढ़ा, कैपिटल रेसिट पढ़ा, फिर प्रॉफिट पढ़ा, गेन अभी हम लोगों को पढ़ना बाकी रह गया था। गेन क्या होता है? गेन, प्रॉफिट को हमने डिफाइन किया था द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द expenses incurred during an accounting period to earn these revenues are called profit. इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितने एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, यदि एक्सपेंसेस कम है और हमारा रेवेन्यू ज्यादा है तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट। और एक और टर्म यूज होता है गेन। गेन जब हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं या मशीनरी को सेल करेंगे, फर्नीचर को सेल करेंगे, और उसको सेल करने पर जो प्रॉफिट होगा ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमको रिसीव होगा, इफ आवर कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज लेस देन द सेलिंग प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस इज कॉल्ड गेन। जब फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा, जब हम इसको सेल करते हैं और सेल करने पे कुछ प्रॉफिट पे सेल करते हैं, यानी हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा, फर्नीचर इज कॉल्ड गेन। अब एक और टर्म आएगा लॉस। लॉस क्या होता है? व्हाट इज लॉस? लॉस जो है अपोजिट ऑफ प्रॉफिट। लॉस को हम कहते हैं नेगेटिव बेनिफिट। नेगेटिव बेनिफिट यानी लॉस। द एक्सेस ऑफ expenses incurred during an accounting period to earn the revenue, that is called loss. इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना खर्चा हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो जितना एक्सेस हमने खर्च किया है, यानी इसमें हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा, उस एक्सेस एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि लॉस हुआ है। लॉस जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हमारे एक्सपेंसेस अधिक हो गए, या एक लॉस होता है कि मान लीजिए कोई ट्रेजेडी हो गया, हमारा स्टॉक जो है खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू दैट अर्थक्वेक, ड्यू टू फ्लड, और ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू फायर डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये भी क्या कहलाता है? ये भी लॉस ही कहलाता है। और तो ये हमारा टर्म हो गया प्रॉफिट, गेन और लॉस। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई? प्रॉफिट को हम कहेंगे एक्सेस ऑफ, हाँ बोलिए, समझ में आया? फिक्स्ड एसेट्स को सेल, प्रॉफिट एक बार और समझा दीजिए। किसका? क्या? प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट। मैम प्रॉफिट एक बार और समझा दीजिए। प्रॉफिट पे हम लोग कल एक क्वेश्चन भी तो किया था ना,
आइए एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रॉफिट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कल हम लोगों ने समझा था, फिर भी एक बार फिर से बता दे रहे हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 50,000। उसके बाद हमने लिखा रेंट पेड, रेंट पेड रुपीज 5,000, सैलरी पेड, सैलरी पेड रुपीज 4,000। और क्या, और हम लोग लिख सकते हैं वेजेस, वेजेस को हटा ही दिया जाए। फिर हम लोग परचेज हो गया, रेंट पेड हो गया, सैलरी पेड हो गया, सेल, सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स को सेल किया रुपीज 70,000। 70,000 में हमने इस गुड्स को क्या किया, सेल किया। अगर कहा जाए कि कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस को, टोटल रेवेन्यू इनकम में से टोटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे कि प्रॉफिट है। इसमें रेवेन्यू वाली अमाउंट ज्यादा होगी और एक्सपेंस वाली अमाउंट कम होगी। अब रेवेन्यू, सेल ऑफ गुड्स किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में, रेवेन्यू इनकम में आता है ना। हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा काम क्या है, गुड्स को परचेज करना और गुड्स को सेल करना। ये ड्यूरिंग बिजनेस ऑपरेशन के दौरान ये हो रहा है ना, बिजनेस कार्य के दौरान हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेल ऑफ गुड्स को हम लोग कहेंगे रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रेसिट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना रेवेन्यू रेसिट्स, कैपिटल रेसिट्स। तो अब हम टोटल सेल हमारा कितना का हुआ, 70,000 माइनस परचेज किया, क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया। कौन सा गुड्स, जिसको हमने सेल किया है। जिस गुड्स को हमें सेल करना है वो गुड्स हमने क्या किया, कहीं से परचेज किया, तब ना हम कहीं सेल कर रहे हैं। तो हमारा टोटल एक्सपेंस परचेज पे कितना हो गया, 50,000। और चूंकि हम अपना, हमारा बिजनेस में हम हमने एम्प्लॉय को भी रखा है, तो इसी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, इसी सेल को करने के लिए हमने एक एम्प्लॉय रखा है, तो उसको सैलरी देना पड़ेगा ना। तो उसमें से हम उसके सैलरी को भी माइनस कर देंगे 5,000। और हमारे पास अपनी बिल्डिंग तो है नहीं, हमने तो किराए पे ले रखा है बिल्डिंग जिसमें हम बिजनेस करते हैं, जिसमें सेलिंग का कार्य हम करते हैं, वो तो हमने रेंट पे ले रखा है ना, तो उसका रेंट भी हमें पे करना पड़ेगा, तो इसमें से रेंट को भी माइनस कर देंगे। यानी हो गया इज इक्वल टू 70,000 माइनस, माइनस वाले आइटम को सब एक साथ जोड़ लिया जाता है ना, तो 50 और 5 55,000 और ये 4,000 कितना हो गया, 59,000। 70,000 में से अगर हम 59,000 लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 000, 10 में से 9 गया 1 और 6 में से 5 गया 1। ये जो 11,000 आया ना, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये प्रॉफिट है। यानी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अभी भी समझ में आया, नहीं आया? आया मैम। अच्छा, अब चलते हैं आगे। गेन, इसमें तो हमने गुड्स को सेल किया ना, इसमें हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। और लेकिन गेन में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स को हम सेल करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, हमने कुछ समय तक यूज किया और यूज करने के बाद उसको क्या कर दिया, हमने सेल कर दिया। तो सेल करते समय यदि हमारा सेलिंग प्राइस अधिक है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे कि ये गेन है। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज कॉल्ड गेन, वो गेन कहलाएगा। और वही गुड्स को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा उसको हम प्रॉफिट कहेंगे, उसको हम गेन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे जो हमको प्रॉफिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गेन। एक तरह से वो बेनिफिट, बेनिफिट वर्ड यूज कर सकते हैं कि जब फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से जो हमको बेनिफिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। और गुड्स को सेल करने पर, सर्विसेज को सेल करने पे जो हमको बेनिफिट होगा उसको प्रॉफिट कहेंगे। लॉस, लॉस में क्या होता है कि जितने का हमारा गुड्स हमने जितने में खरीदा
और प्लस उस गुड्स पर जितना हमने खर्च किया सब उसके कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। क्या क्या खर्च किया हमने उसमें खर्च किया सैलरी के रूप में, रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, और भी बहुत सारे रूप में हमने जो खर्चा लगाया, डीजल के रूप में, ये फैक्ट्री चार्जेस के रूप में, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट के रूप में, ये सारी चीजें जो है ये एक्सपेंसेस हैं। तो जितने का हमने सेल किया उस टोटल सेल में से जितना खर्च किया ना हमने इस सेल को करने के लिए, वो सब उसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस करने से अगर सेल वाला प्राइस ज्यादा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो प्रॉफिट कहलाएगा। लॉस में जितने का हमारा सामान बिका है उससे अधिक जो है हमारा खर्चा लग गया होगा। जैसे इसी गुड्स में, इसी क्वेश्चन में ले लिया जाए, हमने गुड्स कितने में परचेज किया, 50,000 में, हमने रेंट किया, पे किया 5,000, हमने सैलरी पे किया 4,000, और हमने गुड्स को मान लीजिए कि 50,000 में सेल कर दिया, या 60,000 में, 50,000 में हमने मान लीजिए कि सेल कर दिया, 50 नहीं 55,000 ही मान लीजिए, हमने 55,000 में गुड्स को सेल कर दिया। तो इसमें देखिए टोटल रेवेन्यू इनकम, मतलब रेवेन्यू इनकम कितना हुआ है, रेवेन्यू रेसिप्ट्स कितना हुआ हमारा 55,000। 55,000 में से यदि हम लेस करते हैं क्या, इसका कॉस्ट प्राइस 50,000, फिर लेस करते हैं रेंट 5,000, और फिर लेस करते हैं क्या, सैलरी कितना 4,000। तो ये हो गया 55,000 माइनस, ये टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 59,000 हो जाएगा ना, 59,000। तो इसका रेवेन्यू जो है कम है और इस पे एक्सपेंसेस जो है ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये है 4,000। ये जो 4,000 आया इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लॉस। इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए फिर आगे हम लोग, आइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके देखा जाए कि हम लोग कहाँ तक कितना समझे हैं, हम लोग क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। आइए थोड़ा सा आइटम का क्लासिफिकेशन किया जाए। लिखिए मेरे साथ, क्लासिफाई 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 whether the following classify whether the followings are revenue or capital receipts or revenue or capital expenditure पहले तो क्लासिफाई कर लिया जाए। देखिए हम लोग कहाँ तक समझे हैं कि रेवेन्यू रेसिप्ट्स क्या होता है, कैपिटल रेसिप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये चीज हम लोग जाने। लिखिए सबसे पहला आइटम सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट लिखिए परचेज ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, और क्या, रेंट पेड, सैलरी पेड, परचेज, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार हमने खरीदा, उधार भी तो खरीद सकते हैं ना। उसके बाद सेल ऑफ बिल्डिंग,
सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, और क्या, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, टेकन फ्रॉम बैंक, कमीशन रिसीव्ड, क्या हुआ, कमीशन रिसीव्ड, हाँ कमीशन रिसीव्ड भी हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, फी हम लोग लेते हैं ना, फी, फी रिसीव्ड, जैसे मान लीजिए हम लोगों का काम क्या है, ट्यूशन देना और ट्यूशन के बदले में फी लेना, तो आजकल तो लोग फी देने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। कोई बात नहीं, कोरोना काल है, सब परेशान हैं, लेकिन फिर भी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम फी जो है समय से पेमेंट हो जाए। फी रिसीव, और क्या, पेमेंट भी तो हम कर सकते हैं ना, पेमेंट कर दिया, कमीशन हम पे भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे कर सकते हैं ना, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड एटसेट्रा। मान लीजिए इतने सारे आइटम हैं। अब देखिए सबसे पहला आइटम है हमारा सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स क्या है, ये गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, आंसर आप लोग देंगे। गुड्स को सेल करने से कैश जो है आ रहा है, यानी रिसीट्स हो रहा है ना, ये रिसिप्ट है ना, तो इस रिसिप्ट को कौन सा रिसिप्ट कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, इसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे बेटा। ये ड्यूरिंग ऑपरेशन पीरियड में हो रहा है ना, हमारा बिजनेस क्या है, गुड्स को परचेज करना और गुड्स को सेल करना, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये सेल ऑफ गुड्स से जो हमको पैसा मिला या मिलने वाला है, अभी मिला नहीं भी है, मिलने वाला है, तो भी हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। आप लोग अपना मोबाइल म्यूट रखें और मेरी बात ध्यान से सुने। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स जो परचेज करते हैं किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये ऑपरेशन पीरियड में हो रहा है, बिजनेस प्रोसेस में हो रहा है ना, हमारा कार्य है क्या, गुड्स परचेज करना और गुड्स को सेल करना। इसका लाभ जो है हमें इसी अकाउंट पीरियड में, करेंट अकाउंट में ही हमको मिल रहा है, किसका, सेल ऑफ गुड्स, जो सेल गुड्स को जो सेल कर रहे हैं, इसका बेनिफिट हमको इसी ईयर में मिल जाएगा। रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, और ये परचेज ऑफ गुड्स ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। रेंट पेड, ये रेंट पेड क्या है, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेंट पेड जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ये बिजनेस से पैसा जो बाहर जा रहा है, इस बिल्डिंग का बेनिफिट जो है, इस जिस बिल्डिंग को हम यूज कर रहे हैं उसके लिए ना पेमेंट कर रहे हैं, तो इस बिल्डिंग का बेनिफिट हम करेंट अकाउंटिंग पीरियड में ही ले चुके हैं, जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं ना, इसलिए रेंट पेड क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। सैलरी पेड, अरे हमने एम्प्लॉय से करंट अकाउंटिंग ईयर में उसका बेनिफिट ले चुके हैं, उससे काम हम ले चुके हैं, उसे सेवा ले चुके हैं, इसके बदले में हमने सैलरी दिया ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और परचेज ऑफ बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो इस बिल्डिंग की सेवा, इसका बेनिफिट हमें इसी साल केवल मिलेगा कि अगले साल भी मिलेगा, फ्यूचर में भी इससे मिलेगा बेनिफिट, ये बिल्डिंग हमको भविष्य में भी इससे बेनिफिट हमको मिलेगा, ये बिल्डिंग अभी तुरंत खत्म होने वाली नहीं है, तो जो बिल्डिंग को परचेज करने के लिए हमने एक्सपेंडिचर किया ना, इस तरह के एक्सपेंडिचर को कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने फर्नीचर खरीदा लेकिन उधार खरीदा,
हमने फर्नीचर उधार खरीदा, कोई बात नहीं, आज पैसा नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, 10 दिन के बाद मिल जाएगा, 4 दिन के बाद मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ना। फर्नीचर मिलेगा मतलब कि हम पेमेंट करेंगे बिजनेसमैन को जिसके यहाँ से हमने खरीदा है। फर्नीचर तो हम लिया, तो इस फर्नीचर का बेनिफिट तो हमको भविष्य तक मिलेगा ना, फ्यूचर में भी इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो इस फर्नीचर को परचेज करने के लिए हमने बकाया ही लगाया है, तो क्या उसका पेमेंट तो आज नहीं तो कल करना ही है। तो इसलिए इस एक्सपेंडिचर को भी हम लोग क्या कहेंगे, ये एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसके बाद सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग को सेल करते हैं तो बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं तो कैश हमारे पास बिजनेस में आ रहा है ना, फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं। तो इसको सेल करने से, जिसको हमने लिखा था परचेज करते समय हम लिख रहे हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं, उससे जो रेसिट्स हुआ, उससे जो हमको इनकम मिला, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैपिटल रेसिट्स। कौन सा रेसिट्स कहलाएगा, कैपिटल रेसिट्स कहलाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब होता है जो बेकार हो जाती हैं चीजें। बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद जब वो बेकार हो गई तो उसको रख दिए, कबाड़ी में उसको बेच देते हैं। कबाड़ी वाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबके घर में वेस्टेज निकलता है, नहीं निकलता है, कबाड़ा तो सबके घर में निकलता है, किसी में ज्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है। तो उसको सेल करने से जो अमाउंट मिला तो वो तो हर साल निकलता रहेगा, कोई जरूरी है कि इसी साल ही केवल निकला है, वो तो हर साल निकलता रहेगा। तो ये भी, इसको सेल ऑफ स्क्रैप, इस बेकार चीजों को सेल करने से जो हमें रेसिट्स हुआ, इस तरह के रेसिट्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेवेन्यू रेसिट्स। और लोन टेकन फ्रॉम बैंक, यदि हम बैंक से लोन लेते हैं तो इसमें कैश बिजनेस में आ रहा है ना, हम लोन ले रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये किस तरह का रेसिट्स कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल रेसिट्स। क्योंकि लोन वाली अमाउंट थोड़ी बहुत नहीं होती है, लोन वाली अमाउंट जो है ज्यादा होती है, ह्यूज अमाउंट होता है, और ये लंबे समय के लिए होता है, ये 1 साल के लिए नहीं होता है, 2-3 महीने के लिए नहीं होता है। लोन का मतलब कि लंबे समय के लिए लोन लिया जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कैपिटल रेसिट्स। लोन टेकन फ्रॉम बैंक किसमें आएगा, कैपिटल रेसिट्स में आएगा। और कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन मिला तो कमीशन हमें तो हर महीने मिलेगा, हर साल मिलेगा, मिलेगा ना, ये रेकरिंग नेचर का है। रेवेन्यू नेचर का मतलब कि रेकरिंग नेचर, वो बार बार अकर करेगा, जो चीजें बार बार अकर कर उसको कहेंगे कि रेकरिंग नेचर का है, ये रेवेन्यू नेचर का है। यानी रेवेन्यू कमीशन रिसीव्ड भी किसमें चला जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स में चला जाएगा। फी रिसीव हो रहा है, फी हर महीने हम लोगों को फी लेना है, हर महीने लेना है, और नहीं तो सब महीने का जोड़ करके लास्ट में साल के अंत में लेना है ना। तो ये हर महीने, ये रेकरिंग नेचर का है, ये फी रिसीव्ड भी किस में जाएगा, ये रेवेन्यू रेसिट्स में चला जाएगा। और इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट किस पे पे किया जाता है, या तो हम ब्याज पे पैसा लें, इंटरेस्ट पे किसी से पैसा उधार ले, या तो बैंक से लोन ले, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर हम लोन लेते हैं तो उस लोन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। उस इंटरेस्ट को जब हम पेमेंट करेंगे ना, तो ये हमें हर महीने देना है, हर महीने देना है, ये भी रेकरिंग नेचर का है। तो ये इसमें भी कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है। जब बिजनेस से कैश बाहर जाए इसका मतलब कि ये पेमेंट हो रहा है ना, ये एक्सपेंडिचर हो रहा है। किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू नेचर का है, ये इसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रेसिट्स और कैपिटल रेसिट्स, इतनी बात समझ में आई। फिर से एक बार, यस मैम। यदि गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से जो कैश रिसीव होगा या जो कैश रिसीवेबल होगा, तुरंत कैश अगर नहीं मिलता है, उधार ही ये करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेवेन्यू रेसिट्स। और
जब हम गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेंगे, उसके बदले में जो पेमेंट करेंगे या जो पेएबल अमाउंट होगा, यानी अगर अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कुछ दिन के बाद पेमेंट करेंगे, बिजनेस से पैसा तो बाहर ही जाएगा ना। तो गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से जो अमाउंट आया उसको हमने क्या कहा, रेवेन्यू रिसीट्स। और गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने से जो अमाउंट हमने पेमेंट किया उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सैलरी के रूप में जो हमने पेमेंट किया, रेंट के रूप में जो हमने पेमेंट किया, इंटरेस्ट के रूप में जो हमने पेमेंट किया, ये सब चीजें किसमें आएंगी, ये सारी चीजें ये हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगी, क्योंकि इसका बेनिफिट हम करंट ईयर में ही ले चुके हैं। सैलरी दे रहे हैं तो एम्प्लॉय से सेवा ले चुके हैं, रेंट दे रहे हैं तो बिल्डिंग का सेवा ले चुके हैं, बिल्डिंग को हम यूज कर चुके हैं, और इंटरेस्ट दे रहे हैं तो जो लोन हम बैंक से लिए हैं ना, उस कैश को हम अपने बिजनेस में यूज कर चुके हैं। तो वो पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा, इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। और जब बिल्डिंग को जब हम परचेज करेंगे, फर्नीचर परचेज करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे, तो जब हम परचेज करते हैं तो या तो वो अमाउंट पेएबल होता है या तो हम पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो हम परचेज कर रहे हैं जिन चीजों को, इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में भी मिलेगा। तो इस तरह के परचेज करने के लिए जो हम पेमेंट करेंगे उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी फिक्स्ड एसेट्स को जब हम परचेज करेंगे तो इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में भी मिलेगा, और जब इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा तो इस तरह के जो भी हम पेमेंट करेंगे इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर फिक्स्ड एसेट्स को हम सेल करते हैं, चाहे वो अमाउंट रिसीव हो चुका हो या रिसीवेबल हो, अभी मिला नहीं है, 10 दिन के बाद मिलेगा, 4 दिन के बाद मिलेगा, 20 दिन के बाद मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट हमारे बिजनेस में ही आएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से जो हमारे पास कैश आया हमारे बिजनेस में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैपिटल रेसिट्स। कैपिटल रेसिट्स। और उस बिल्डिंग को जब हम परचेज करेंगे तो कहेंगे कैपिटल पेमेंट। और लोन के रूप में अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं, तो लोन के रूप में वो लॉन्ग टर्म लोन होता है। वो जो लॉन्ग टर्म लोन के रूप में हमारे पास जो अमाउंट आया वो ह्यूज अमाउंट होता है, और इस अमाउंट का बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलेगा। इसका यूज जो है हम फ्यूचर में भी करेंगे। तो ये लोन टेकन भी किस में चला जाएगा, ये कैपिटल रेसिट्स में आएगा। इतनी बात मेरी समझ में आई। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोले। अंजलि यादव बोल रही है ना? यस मैम। बोलिए। मैम ये जो लोन हम लोग बैंक से लेंगे वो तो एक सर्विस होगा ना? जो लोन ले रहे हैं मैम जो हम लोग लोन लेंगे बैंक से वो एक सर्विस होगा ना? बेटा जो हम लोन ले रहे हैं कैश के रूप में आता है ना बेटा हमारे बिजनेस में, उसकी सेवा जब हम ले रहे हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन जब वो लोन हमारे बिजनेस में आया तो कैश के रूप में आया ना बेटा, कैश के रूप में आया, कैश यस मैम। बिजनेस में आया। तो इस तरह के रेसिट्स को हम लोग कहेंगे कैपिटल रेसिट्स। ठीक है। और जब हम उस कैश को बिजनेस में यूज करेंगे, जब तक हमारे बिजनेस में रहेगा तब तक हम उस लोन पे इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो उस सेवा लेने के बदले में हम क्या दे रहे हैं, उस कैश को यूज करने के बदले में हम क्या दे रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं ना। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो सेवा ले रहे हैं, उसका बेनिफिट हम करंट ईयर में जितने का बेनिफिट ले लिए उसका हम इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं, है ना। तो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो उसको हम कहेंगे रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको कहेंगे। इंटरेस्ट के रूप में जब पेमेंट करेंगे तो रेवेन्यू पेमेंट। लेकिन जब वो लोन हमारे पास कैश के रूप में आएगा बिजनेस में, तो इस तरह के रेसिट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के रेसिट्स को हम लोग कहेंगे कैपिटल रेसिट्स। अभी भी कुछ डाउट है? तो मैम चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? कह रहे मैडम हम लोग क्यों नहीं सुनेंगे, हम लोग तो हमेशा आंख नाक कान में का सब खरीदते रहते हैं, डिस्काउंट लेते रहते हैं। नहीं, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट मीन्स, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट जो है 2 टाइप्स के होते हैं।
डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को करने से पहले तो हम डिस्काउंट जान ले कि डिस्काउंट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? तो डिस्काउंट को हम कह सकते हैं व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड कंसेशन और रिबेट, व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड कंसेशन और रिबेट in the price of goods or services or from amount payable, it is called discount। जब कोई ग्राहक हमारे पास आता है और हमसे कुछ सामान खरीदता है, उसका अमाउंट उसी समय दे देता है या नहीं देता है, बाद में देने को कहता है, उसमें जो हम उसको छूट देते हैं, कंसेशन यानी छूट, और रिबेट मींस भी होता है छूट, जो हमको कंसेशन उसको देते हैं, किसमें कंसेशन देते हैं? गुड्स के प्राइस में जो कंसेशन देते हैं, जितने का हमारा गुड्स है उसमें जो छूट देते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिस्काउंट। अब एग्जांपल के तौर पे कैसे समझा जाए? मान लीजिए कि एक कोई बिजनेस, ये शॉप है, ये शॉप है, कोई बिजनेसमैन जो है छोटा सा दुकान कर रखा है और ये जो है मान लीजिए कि सलवार सूट का है, सलवार सूट यहाँ पे ये दे रहा है। लड़कियां ज्यादातर सलवार सूट के पीछे दीवानी रहती है ना जाके, आजकल की लड़कियां तो भाई सलवार सूट नहीं, जींस टॉप, टॉप कहीं भी देख गया उसको खरीदो जल्दी। तो उस मान लीजिए सलवार सूट की दुकान है और आप जाते हैं और पूछते हैं बिजनेसमैन से कि भैया ये सलवार सूट कितने का है, तो वो कहता है कि सलवार सूट का कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज। इस सलवार सूट का कॉस्ट प्राइस है, सर टाइम है कितना? सलवार सूट का कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज। आप कहते हैं कि भैया ये मान लीजिए कि ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है और ये उस सलवार सूट अपने यहाँ लगाया हुआ है और आप जो है आप उसके दुकान में आप लोग जा रहे हैं इस सलवार सूट को खरीदने के लिए। यहाँ पे पूछते हैं कि भैया आप ये सलवार सूट मुझे कितने में दे देंगे? तो वो कहते हैं कि मैं 2000 में दूंगा। अरे भैया आपको बेचना है कि नहीं, इतना दूर से हम लोग आए हैं, अरे कुछ तो छूट करिए। कहता है ठीक है भाई, आप 1999 रुपए दे दीजिए। इस तरह से बात हम लोगों के बीच में आगे बढ़ती है, कभी वो कम करता है, कभी हम कम करते हैं, और करते करते ये दुकानदार जो है 1200 रुपए पे 1200 रुपीज पे देने के लिए तैयार हो जाता है। कितने रुपीज में? 2000 का उसने बोला था प्राइस और देने के लिए कितने में तैयार हो गया? 1200 रुपीज में देने के लिए तैयार हो गया। तो ये बताइए कि 2000 और 1200 के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ? 800 का हुआ। ये 800, ये जो 800 रुपीज है ना बेटा, इसको हम कहेंगे डिस्काउंट। ये क्या है? ये डिस्काउंट है। लेकिन किस तरह का डिस्काउंट है? ये ट्रेड डिस्काउंट है। ये हम लोग बार्गेनिंग किए हैं। अभी बार्गेन, लेन देन करते समय जो बार्गेनिंग किया जाता है, उस बार्गेनिंग में जो छूट मिला उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट जनरली जो है परसेंट में दिया जाता है। जनरली जो है जैसे नहीं कहता है कि हमने आपको छूट दे दिया है, भैया आप कितना डिस्काउंट दोगे? 10% आपको डिस्काउंट दे दूंगा, है ना? या आपको 40% या 2% डिस्काउंट मिलेगा आपको। ये कैसा डिस्काउंट होता है? वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। आप चूंकि हमारे रेगुलर ग्राहक है इसलिए हम आपको 2% डिस्काउंट दे देते हैं, बहुत करेंगे 10% डिस्काउंट आपको दे देंगे, ऐसा कहता है ना डिस्काउंट ये बिजनेसमैन। तो ये जो 2%, 10%, 5%, 4% जो डिस्काउंट देता है, वो कौन सा डिस्काउंट देता है? वो ट्रेड डिस्काउंट देता है। वो कौन सा डिस्काउंट देता है? वो ट्रेड डिस्काउंट देता है। या कभी कभी दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, कई सारा जब एक साथ खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पेन ही खरीदने के लिए गए, कहीं भैया एक पेन दीजिएगा, बोलेगा 5 रुपया पड़ेगा एक पेन का। अरे भैया 5 रुपया ले लेंगे एक पेन का, तब क्या? अगर आप ज्यादा लेती हैं तो 1 रुपया कम हो जाएगा। यदि